जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल क्विक स्टडी ऑनलाइन में। साप्ताहिक करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आज की इस नई वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 8 से लेकर 14 फरवरी 2022 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। किसी भी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े हुए मित्रों के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। सो क्लास को आप सपोर्ट जरूर करें। मित्र, चैनल पर यदि आपकी पहली विजिट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। तो आइए क्लास की फटाफट से शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। इस क्लास में जो भी मैंने पीपीटी यूज की है वो हैंड रिटन नोट्स के बेस पे है। सो आप मात्र ये देखकर कि हैंड रिटन नोट्स है इसकी वजह से पूरी क्लास को जज ना करें और क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। केंद्रीय खेल मंत्री जो वर्तमान में अनुराग ठाकुर जी हैं, वह जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और इसका आयोजन 10 से 14 फरवरी के बीच में किया गया था। और आपको बता दें कि ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स का ये तीसरा संस्करण था। बात करें यदि इसके पहले संस्करण की, तो इसका पहला संस्करण वर्ष 2020 में लद्दाख के लेह में आयोजित किया गया था और दूसरा संस्करण 2021 में इसी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ही आयोजित किया गया था और ओवरऑल अब तीसरा संस्करण भी यहीं पर आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता नाम दो और आप नाम सुने होंगे, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा क्लोजली ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि मैंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस दोनों फिनोमिना को समझाने के लिए आगे इसी वीडियो में एक और ऐसा क्वेश्चन मैंने पुटअप किया हुआ है, तो इस चीज़ को हम लोग वहाँ विस्तार से समझेंगे। फिलहाल अभी आगे चलते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। पहले ये एक राज्य हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में इसके दो भाग कर दिए गए। तो एक भाग आज भी जम्मू कश्मीर है और दूसरा लद्दाख, जिसे अब दोनों को हम यूटी के नाम से जानते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको स्थापित किया गया है। इसका विभाजन 2019 में किया गया था। अब इतनी बात याद रखें। जल्द ही जम्मू कश्मीर के द्वारा एक सरस आजीविका मेला की शुरुआत की गई थी। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं ना, इनके द्वारा हस्त निर्मित उत्पादों को डिजिटली विस्तार देने के लिए ये सरस आजीविका मेला की शुरुआत की गई थी। जल्द ही जम्मू कश्मीर के द्वारा अपने राजकीय पक्षी के रूप में कालीज फिसेंट को चुना गया है। ठीक है, और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा यहाँ पर जल्द ही एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन भी किया गया था। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लेकर और यूएई के एक शहर शारजाह के बीच सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत कुछ ही समय पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, कुछ प्रमुख फेस्टिवल की बात करें तो कंचोथ महोत्सव, लेवेंडर फेस्टिवल और हर्बल महोत्सव, ये सभी महोत्सव जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में भूकंप के तेज झटकों के कारण 6000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीरिया एवं तुर्की में। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा था कि जल्द ही सीरिया एवं तुर्की में तेज भूकंप के झटके देखने के लिए मिले थे और ये काफ़ी मतलब तबाही मचाया है सीरिया में और तुर्की में। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता की बात करें तो 7.8 ये मापन किया गया था। अच्छा, ये सीरिया और तुर्की के बारे में बताऊं, तुर्की का अब नया नाम तुर्की कर दिया गया, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, ये तुर्की एक ऐसा देश है जो दो महाद्वीपों में इसका विस्तार है, एक यूरोप में और दूसरा एशिया में। दुनिया में दो देश ऐसे हैं जिनका विस्तार इस रूप में देखने के लिए मिलता है। पहला रसिया है और दूसरा जो मैंने तुर्की के बारे में बताया। इन दोनों देशों का विस्तार यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में है। ठीक है, सीरिया की बात करें तो ये दुनिया का सबसे आतंकवाद से ग्रसित देश है। आपको मालूम होगा कि जब भी वैश्विक शांति सूचकांक जब जारी किया जाता है तो इसमें लगभग सबसे निचले पायदान पर सीरिया को पाया जाता है। दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश की बात करें तो ये आइसलैंड होता है, लेकिन सबसे अशांत यानी आतंकवाद ग्रसित देश के रूप में सीरिया को ही रखा जाता है। ठीक है, इस संबंध में भारत की बात करें तो यदि मैं सही बोल रहा हूँ तो 135वां स्थान भारत का वर्ष 2022 में था। ठीक है, तो याद रखें। इस क्वेश्चन में भूकंप की बात हो रही है तो लेते हैं भूकंप के बारे में।
भूकंप से हमारा तात्पर्य है कि देखिए, जब पृथ्वी के भीतर टेक्टोनिक जो प्लेट्स मौजूद हैं उनमें जब हलचल होती है या फिर जब ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं, तो इसके बाद पृथ्वी का जो सतह है ना, भूपर्पटी जो है, उसमें कंपन हो जाता है, यानी कांप उठता है। भूगोल में इसी को हम भूकंप कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भू यानी पृथ्वी और कंप माने कांपना, यानी पृथ्वी की सतह का कांप जाना ही भूकंप कहलाता है। मोटे तौर पर हमारा भूकंप से तात्पर्य यही है। ठीक है, भूकंप का अध्ययन सिस्मोग्राफ कहलाता है, सिस्मोग्राफी कहलाता है। और भूकंप मतलब भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं भूकंप के बारे में। जब भूकंप चलता है ना, तो इसमें मतलब इसकी तीव्रता के आधार पर कई तरह की जो है वेव्स का मापन किया गया है। जैसे प्राइमरी को पी वेव्स कहा जाता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी को एस वेव कहा जाता है, फिर एल वेव कहा जाता है, जो लॉन्ग और काफ़ी विनाशकारी होती हैं। भूगोल की सीरीज में इस भूकंप के बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में एमपीसी द्वारा किस उपग्रह नहीं, यहाँ ग्रह होना चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर कट लगाया भी है। ठीक है, किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति के द्वारा। बृहस्पति ग्रह जो है ना, एमपीसी के द्वारा नए 12 उपग्रहों की खोज की गई है, ऐसा घोषणा किया गया है। ठीक है, एमपीसी यानी माइनर प्लैनेट सेंटर। ठीक है, ये ग्रह एवं उपग्रहों से संबंधित जानकारी को मतलब प्रोवाइड करता है और उसको सेव भी करता है। ठीक है, तो इसी के द्वारा जल्द ही घोषणा की गई थी कि 12 नए उपग्रह ये इस बृहस्पति के आसपास देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, अब वर्तमान में कुल 92 उपग्रह हो चुके हैं बृहस्पति के। अच्छा, अब थोड़ा सौरमंडल की तरफ हम लोग एक बार चलते हैं। आप ये जानते हैं कि सौरमंडल में आज वर्तमान में कुल 8 उपग्रह हैं। ठीक है, यदि देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये 8 ग्रह हैं। ठीक है ना, जान लेते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स। जैसे मान लीजिए ना आप, ये हम लोगों का ये उपग्रह का जो सन है, सूर्य है, उसके बाद शुरू के 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो 4 ग्रह है ना, तो बाद के 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा जाता है और शुरू के 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ये जो शुरू के 4 ग्रह हैं, ये ठोस ग्रह के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी जो स्थिति है वो ठोस है। और बाहर के 4 जो ग्रह हैं, इनको गैसीय ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी स्थिति गैसीय स्थिति में पाई जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर चूंकि उपग्रहों की बात हो रही है, तो देखिए, जब तक ये 12 उपग्रह नहीं खोजे गए थे, तब तक सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रहों के मामले में शनि शीर्ष पर था। लेकिन अब जब ये 12 उपग्रह खोजे जा चुके हैं, तो एक बार फिर से अब बृहस्पति शीर्ष पर पहुँच गया है। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने बताया था आपको, ये उपग्रह सन, तो 4 ग्रह मैंने यहाँ पर बताया था, उसके बाद फिर 4 ग्रह बाहर बताए थे। इन 4 ग्रह, ये 4 ग्रह, इन दोनों के बीच में ना क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी पाई जाती है। तो आप कई बार ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि किन 2 ग्रहों के बीच में पाई जाती है। तो जो पहले का है ना, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये पट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर क्विक स्टडी ऑनलाइन सर्च करके आसानी से चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पर आपको इजीली पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट, पीएम मोदी द्वारा हाल ही में HAL यानी हाल के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक के तुमकुरू में। ठीक है, यह एक ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री होगी और 615 एकड़ इसका क्षेत्रफल होगा और इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन में HAL की बात हो रही है, तो HAL की बात करें, HAL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1940 में की गई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, और ये भारत में हल्के हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए जाना जाता है। ठीक है, और आपने एक चीज़ सुना होगा कि आपने देखा था कि जल्द ही HAL के द्वारा निर्मित हल्के हेलीकॉप्टरों की अब विदेशों में भी खरीद हो रही है भारत की ओर से। जैसे आर्मेनिया के द्वारा अभी जल्द ही ये खबर चर्चे में आई थी कि आर्मेनिया के द्वारा जल्द ही HAL के हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए एक समझौता मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो इन इन्फॉर्मेशन यहाँ से। इस क्वेश्चन में चूंकि बात हो रही है पीएम मोदी द्वारा हाल ही में किए गए कुछ प्रमुख उद्घाटनों की, तो आइए जान लेते हैं कुछ प्रमुख उद्घाटन। ये कर्नाटक जो देख रहे हैं ना आप,
इसी कर्नाटक का जो बेंगलुरु एयरपोर्ट है, इसी एयरपोर्ट परिसर में बेंगलुरु शहर के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के नाम की एक प्रतिमा, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। ये 108 फीट ऊंची प्रतिमा है जो इसी हवाई अड्डे के परिसर में स्थापित की गई है। ठीक है, जल्द ही पीएम मोदी के द्वारा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया गया था, जो गोवा में है, और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और ये रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, तो मनोहर पर्रिकर इनका नाम था, और इन्हीं के नाम पर मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, पीएम मोदी के द्वारा जल्द ही दिल्ली के प्रगति मैदान से भारत ड्रोन महोत्सव की शुरुआत भी की गई थी। आदि महोत्सव की खबर आपने जल्द ही सुनी थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से। नेक्स्ट, 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आपको बता दें कि इसका सही उत्तर हो जाएगा रिकी केज। ठीक है ना, रिकी केज का ये तीसरा खिताब था। पहला खिताब इन्होंने वर्ष 2015 में जीता था, और दूसरा खिताब वर्ष 2022 में, और तीसरा अब 2023 में जीत लिया है। तो इसी कारण ये 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं। बात करें यदि ग्रैमी अवार्ड की, तो ग्रैमी अवार्ड का पूरा नाम ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो वर्ष 1958 के प्रदर्शनों के लिए पहली बार इसे वर्ष 1959 में मतलब वितरित किया गया था। ठीक है, तो ओवरऑल इस क्वेश्चन से कंक्लूसिव इन्फॉर्मेशन इतनी ही है कि 3 बार के विजेता रिकी केज बन गए हैं, और ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सेवा की शुरुआत की गई है? तो आपको बता दें कि इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रेलवे के द्वारा। ठीक है, भारतीय रेलवे के द्वारा यात्रा के दौरान अपने PNR नंबर से जो भी पैसेंजर्स हैं वो फूड ऑर्डर कर सकेंगे व्हाट्सएप के द्वारा। ठीक है ना, तो ऐसी सुविधा की शुरुआत भारतीय रेलवे के द्वारा की गई है। यहाँ पर क्वेश्चन में PNR की बात हो रही है। PNR का मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, इस PNR नंबर के माध्यम से ही आपकी पूरी जानकारी रेलवे ट्रैक करता है, और हर एक यात्री के लिए ये एक PNR नंबर यूनिक होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि किसी भी PNR नंबर का मैच दूसरे से नहीं हो सकता। ठीक है, और व्हाट्सएप के द्वारा इस फूड डिलीवरी की शुरुआत इस रेलवे के द्वारा की गई है। ठीक है, अच्छा, रेलवे के द्वारा जल्द ही चर्चों की यदि हम बात कर लें तो रेलवे के द्वारा अभी वेटिंग लिस्ट को ठीक करने के लिए जल्द ही आइडियल ट्रेन प्रोफाइल नामक एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, जो AI बेस्ड था। ठीक है, वर्तमान में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, जिन्होंने डिजिटल भुगतान उत्सव की शुरुआत बहुत जल्दी ही की थी। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अनिल लाहोटी को नियुक्त किया गया है। इन्होंने शपथ ग्रहण के तौर पर 1 जनवरी 2023 को ही शपथ ग्रहण किया था। VK त्रिपाठी की जगह VK त्रिपाठी, या हाँ सही बोल रहा हूँ, VK त्रिपाठी ही इससे पहले हुआ करते थे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। ठीक है, अच्छा, भारतीय रेलवे के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लें तो आप जानते हैं कि भारत में 1853 में पहली बार रेल चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, आज वर्तमान में भारतीय रेल सेवा की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे तीसरी सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था भारत की रेल व्यवस्था है, और एशिया की बात करें तो एशिया में दूसरा स्थान है रेलवे का। ठीक है, भारतीय रेलवे में शासन और प्रशासन की दृष्टि से तथा बेहतर क्रियान्वयन के लिए पूरे भारतीय रेलवे को 18 रेलवे जोन में विभाजित किया गया है। सबसे नया और नवीनतम रेलवे जोन यानी 18वां विशाखापट्टनम को बनाया गया था। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखें। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने के लिए एक ट्रेन काफ़ी विख्यात है, उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, PM कुसुम योजना को मार्च 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बता दें कि इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी, और किसानों के जो पुराने वाटर पंपिंग सेट है ना, उनको सोलराइज करने का ये एक महाअभियान है। इसको कुसुम कहा जाता है। कुसुम का फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, और इसी की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। अब इसको बढ़ा करके मार्च 2026 तक के लिए कर दिया गया है। अच्छा, आपको ये याद होगा, इसी कुसुम योजना के क्रियान्वयन में मतलब सबसे ज़्यादा पंपिंग सेटों को सोलराइज करने के मामले में शीर्ष राज्य के रूप में देखें तो हरियाणा आया था। ठीक है, यहाँ पर योजनाओं को बढ़ाने की बात हो रही है, तो आपने
कुछ ही समय पहले सुना था कि जो पीएम आवास योजना है ये वर्ष 2022 में ख़त्म हो रही थी, लेकिन अब इसको भी 2024 तक विस्तार दे दिया गया है, यानी बढ़ा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है? तो आपको बता दें कि दुनिया का नंबर 1 देश भारत बन गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान दुनिया में कुल उत्पादन का लगभग 24% उत्पादन ये भारत में देखने के लिए मिला था। ठीक है। और इस मामले में कुल 22 करोड़ टन दूध का उत्पादन किया गया था भारत में। ठीक है। और वर्ष 2014-15 से 21-22 के बीच में यदि हम देखें तो प्रतिशत वृद्धि 51% दर्ज की गई थी, जो सबसे बड़ी प्रतिशत वृद्धि के रूप में ही देखी गई थी। ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है दूध की। तो आप जानते हैं कि दूध के लिए एक क्रांति चलाई गई थी, श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता था, और इसके जनक थे वर्गीज कुरियन। ठीक है ना, तो याद रखें आप। अच्छा, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे। चलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, दूध का पीएच मान 6 होता है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में केनरा बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं? तो आपको बता दें कि इसका सही उत्तर हो जाएगा के सत्यनारायण राजू। ठीक है, इन्हीं को केनरा बैंक के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें यदि केनरा बैंक की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1906 में की गई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में स्थित है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी बैंकों की अपनी एक टैग लाइन होती है, तो इसकी टैग लाइन है टुगेदर वी कैन। ठीक है। अच्छा, जल्द ही कुछ सीईओ के रूप में एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के नए सीईओ के रूप में माधवेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता हासिल की है? तो आपको सही उत्तर बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील ने। ठीक है। आपको बता दें कि ये जो ISA है, यहाँ पर देखिए मैं ASI लिख दिया हूँ, ये गलती है। ठीक है, ISA होना चाहिए, यहाँ मैंने लिखा है, सही है। ठीक है। तो ब्राज़ील ने जल्द ही इसकी सदस्यता हासिल की है। आपने देखा था कि दुनिया के बड़े देश अब इस ISA की सदस्यता हासिल कर रहे हैं। ठीक है। विश्व में जो ग्लोबल वार्मिंग है और हरित पहल की शुरुआत के लिए जो COP21 की मीटिंग के दौरान फ्रांस में इसकी स्थापना, फ्रांस के पेरिस में भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल के साथ की गई थी, और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ठीक है। 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके सीईओ हैं अजय माथुर। ठीक है। और 101वें सदस्य के रूप में जल्द ही इसने अमेरिका को शपथ यानी शपथ हम बोल रहे हैं, मतलब सदस्यता ग्रहण की थी अमेरिका के द्वारा 101वें सदस्य के रूप में। उसके बाद एंटीगुआ बारबुडा ने भी सदस्यता ली, फिर कांगो ने सदस्यता ली, फिर अब देख रहे हैं कि अब ब्राज़ील भी इसका सदस्य बनने जा रहा है। मतलब ओवरऑल दुनिया के बड़े देश को ये पहल काफ़ी पसंद आ रही है और लोग भाग भी ले रहे हैं इसमें। ठीक है। आपने देखा था कि COP27 और COP26 के दौरान दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए काफ़ी बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। इसी COP26 के दौरान भारत ने जीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए 2070 तक लक्ष्य रखा है। ये सभी रिकॉर्ड आप देख रहे हैं ना, तो ये उसी के परिप्रेक्ष्य में उठाए जा रहे कदम हैं। ठीक है। नेक्स्ट, विदेशों में UPI से भुगतान की अनुमति देने वाली पहली भारतीय फिनटेक कंपनी कौन बन गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ़ोनपे। ठीक है। इस फ़ोनपे के माध्यम से बैंक से सीधे विदेशी मुद्रा में अब पेमेंट किया जा सकेगा, और इसकी अनुमति इसके द्वारा दी गई है। बात करें फ़ोनपे की, तो ये एक फिनटेक पेमेंट कंपनी है। इसकी स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। और फ़ोनपे के ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान और आलिया भट्ट। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, एक फ़ोनपे तो आप देख रहे हैं ना, एक और भारत पे है। ठीक है। तो फ़ोनपे के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट और आमिर खान हैं, और भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान। ठीक है। क्योंकि दोनों में पे लगा हुआ है और दोनों में खान मौजूद हैं, तो कन्फर्म थोड़ा सा कन्फ्यूजन होना लाजमी है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर रखें अपने को। ठीक है। और यहाँ पर UPI का उल्लेख किया गया। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, GSI के अनुसार हाल ही में 5.9 मिलियन टन लिथियम के अनुमानित भंडार की खोज कहाँ की गई है? तो आपको सही उत्तर बता दें, जम्मू कश्मीर में इसकी खोज की गई है। ठीक है। और GSI के द्वारा की गई है। बात करें GSI की, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना वर्ष 1951 में की गई थी। मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ठीक है। यहाँ पर जल्दी खोजे गए नए भंडारों की बात हो रही है, तो आपने कुछ ऐसी न्यूज़ जल्दी सुनी भी थी। अगर रिलेट करें तो
आपने देखा था कि यहाँ पर लिथियम की खोज की गई है, यूरेनियम की खोज जल्द ही राजस्थान में देखने के लिए मिली थी। और बिहार का जो जमुई जिला है ना, वहाँ पर स्वर्ण भंडार के अनुमानित भंडार की, मतलब स्वर्ण के बहुत बड़े अनुमानित भंडार की खोज भी वहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो इतनी बातें आप रिलेट कर लें। क्योंकि इस क्वेश्चन में जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, तो जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग पिछले क्वेश्चन में बात कर लिए हैं, सो यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ मैं जम्मू कश्मीर को। और हाँ, यहाँ पर लिथियम को रिलेट कर सकते हैं। देखिए, लिथियम का जो संकेत होता है वो Li होता है पीरियोडिक टेबल में। ये एक तीसरे परमाणु क्रमांक, क्योंकि पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम और तीसरा लिथियम। ठीक है, तो तीसरे नंबर का परमाणु क्रमांक वाला ये एक तत्व है। लिथियम का प्रयोग की यदि हम बात करें तो आजकल आप देख रहे हैं ना, जो ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो बैटरीज लगाई जा रही हैं, उसमें इस लिथियम का प्रयोग बड़े स्तर पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रसिद्ध संगीतकार का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा बर्ट बछराज। ये एक अमेरिकी गायक हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने निधन से रख लिया है, तो यहाँ पर निधन के बारे में यदि हम बात करें तो दो क्वेश्चन मैं जल्दी से रिलेट कर देता हूँ। मोरारजी देसाई के समय कानून मंत्री रह चुके थे शांति भूषण, इनका जल्दी 97 वर्ष की उम्र में नोएडा उत्तर प्रदेश में निधन हो गया। और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ, इनकी भी मृत्यु जल्द ही हुई है, तो इनका भी निधन यहाँ से आप रिलेट करें। ठीक है, परवेज मुशर्रफ का जन्म 1943 में अविभाजित भारत में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान हेतु किसे राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A.V.K. प्रसाद। ठीक है, अच्छा, इस क्षेत्र में एक पुरस्कार और चर्चे में था, इसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 ये दिया गया है डॉक्टर पैगी मोहन को, इनकी पुस्तक वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में बात हो रही है पत्रकारिता की। तो आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष देश की बात करें तो नॉर्वे को रखा गया है। भारत की स्थिति इसमें वर्ष 2022 में बहुत ही निम्नतम देखने के लिए मिली थी, 150वां स्थान देखा गया था भारत का। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रमुख पुरस्कार है गौरी लंकेश अवार्ड, जिसके विजेता भारतीय पत्रकार हैं रवीश कुमार, इनके नाम को भी देखने के लिए मिला था। ठीक है, पत्रकारिता को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, फरवरी 2023 में किस देश के द्वारा ICC T20 इंटरनेशनल महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की जा रही है? तो आपको बता दें कि इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, और 10 फरवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है। कुल 10 टीमें इसमें भाग ले रही हैं, कुल 33 मैच इस दौरान खेले जाएंगे। ठीक है, अब बात हो रही है दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका से क्या रिलेट कर सकते हैं? आपने देखा था कि जल्द ही यहाँ के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा जी के द्वारा देश में ऊर्जा संकट के कारण आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका से जल्द ही 12 चीते प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत में लाए गए हैं, और कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इनको रिलीज किया गया था। पिछले साल देखे थे आपने कि देखा था कि नामीबिया से 8 चीते भी लाए गए थे। यानी इस तरह से कुल इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 100 चीते लेके आए जाने हैं, जो प्रतिवर्ष धीरे धीरे आ रहे हैं। अब तक कुल 20 चीतों को भारत लाया जा चुका है, और सभी कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रिलीज किए जा चुके हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मेजबानी की बात हो रही है, तो आपने ये सुना था ना कि एशियन फुटबॉल कप का मेजबान वर्ष 2027 में सऊदी अरब होगा। जल्द ही इस हफ्ते ये खबर चर्चे में थी, तो आप इसको भी रिलेट करें। बात हो रही है ICC की, तो ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। अब वर्तमान में इसका मुख्यालय UAE दुबई में स्थित है, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बार्कले हैं। ठीक है, ये न्यूजीलैंड से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष राज्य कौन बना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आगे रखा है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो महाराष्ट्र शीर्ष पर इसलिए आया है कि इस इवेंट में उसने कुल 161 पदक जीते थे, इसलिए शीर्ष पर आया। 128 पदक के साथ हरियाणा दूसरे नंबर पर, और मध्य प्रदेश जो मेजबान रहा था ये 96 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा था। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स
और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो सबसे पहले यूथ गेम्स के बारे में जानते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 5वां संस्करण था। पिछला संस्करण यानी चौथा संस्करण इसका हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया था, और अब 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था अभी। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुरुआत की बात करें तो सबसे पहला संस्करण इसका दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा गुवाहाटी, चौथा हरियाणा के पंचकुला में और 5वां मध्य प्रदेश में, ऐसे। ठीक है, ठीक है, DMG HMP ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। तो इसका पहला संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, और दूसरा संस्करण अभी कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, और तीसरा संस्करण इसका उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में आयोजित किया जाएगा, यानी मेजबान अब उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। और ये क्या था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और एक पहले क्वेश्चन के रूप में मैंने जो बताया था वो खेलो इंडिया विंटर गेम्स था, और उसकी मतलब मेजबानी यानी उसका आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया था। उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन मतलब तीनों पॉइंट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, यहाँ पर आयोजन की बात हो रही है तो आपको बता दें कि जल्द ही नेशनल गेम्स के 36वें संस्करण का आयोजन गुजरात में किया गया था। सर्विसेज वहाँ पर शीर्ष पदक तालिका में शीर्ष स्थान सर्विसेज को दिया गया था, और अगला यानी 37वां नेशनल गेम्स अब गोवा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में ADB ने किस राज्य में कृषि व बागवानी के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो आपको सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के में। ठीक है, और इसका उद्देश्य है कि कृषि में उत्पादकता एवं किसानों की आय में वृद्धि। इसी के द्वारा ये जो ADB है, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश को इस ऋण की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, 2 की पॉइंट्स, एक हिमाचल प्रदेश और दूसरा ADB। जान लेते हैं ADB के बारे में पहले। अभी मैंने बताया ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में स्थित है, और इसके जो प्रमुख हैं वो क्या नाम है उनका? मतात्सुकु अस्कावा। ठीक है, ठीक है ना। अब हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और धर्मशाला। इसकी 2 राजधानियाँ हैं, शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी और धर्मशाला शीतकालीन राजधानी। ठीक है, यहाँ पर बात करें मुख्यमंत्री की तो जल्द ही हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोजित किए गए थे। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार के रूप में सामने आने मतलब सरकार बनाने का मौका मिला था, और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। जल्द ही यहाँ के नए राज्यपाल भी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे, जिनको अब वर्तमान में बिहार का राज्यपाल बना दिया गया है। शिव प्रताप शुक्ल नए राज्यपाल के रूप में हिमाचल प्रदेश में इनको नियुक्ति दी गई है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या कह सकते हैं? 2 नए की पॉइंट्स बता दे रहा हूँ। भारत में सबसे ऊंचा EV चार्जिंग स्टेशन काजा हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया था, और कैबिनेट व परिवहन लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हम लोगों की फरवरी के दूसरे सप्ताह की चर्चा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को सपोर्ट जरूर करें, और लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। ठीक है, पिछला क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि हाल ही में किस बैंक ने सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही उत्तर हो जाएगा बंधन बैंक। बंधन बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। आज का ये प्रश्न आपके लिए है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने दिल्ली में युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है? ये इसके ऑप्शन है। कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर विस्तार से लिखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।